आज हम पढ़ेंगे भाषा और उसके विविध रूप। इसके अंतर्गत राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मानक भाषा, संपर्क भाषा और मातृभाषा को एक एक करके समझेंगे और इनके बीच के अंतर को भी जानेंगे। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करते हैं। भाषा और उसके विविध रूप। भाषा क्या है दोस्तों? स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले लिखा है कि मनुष्य समाज में रहता है और वह एक सामाजिक प्राणी है। यहाँ सामाजिक का मतलब होता है जो समाज में रहता है। प्राणी का मतलब होता है इंसान हो या जानवर। अब इसकी सरल सी परिभाषा समझ लेते हैं। इंसान हो या जानवर जो भी अपने समूह या समाज में मिलजुल कर रहता है उसे सामाजिक प्राणी कहते हैं। हम अपने परिवार, पड़ोस और रिश्तेदारों के संपर्क में रहते हैं। जब हमें अपने मन के भाव या विचार दूसरों को बताने होते हैं या उनके सुनने होते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं? बिल्कुल सही, भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या भाषा का मतलब सिर्फ बोलना है? नहीं, कई बार हम संकेतों यानी इशारों से भी बात करते हैं। हमारे रीतिकाल के एक महान कवि बिहारी ने अपने एक दोहे में लिखा है, भरे भवन में करत है नैनन से ही सौ बात। यानी नायक नायिका पूरे भरे हुए भवन में सिर्फ आंखों के इशारों से ही एक दूसरे की बात समझ लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस कर्मी बिना कुछ बोले सिर्फ हाथ के इशारों से पूरे यातायात को नियंत्रित कर लेता है, या फिर अंधेरे में हम एक दूसरे का हाथ छूकर या दबाकर अपनी बात कह देते हैं। इसका मतलब होता है कि हम दुनिया को 5 इंद्रियों से समझते हैं, नाक, जीभ, त्वचा, आँख और कान। लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषा में सबसे ज्यादा किसका उपयोग होता है? तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा उपयोग आँख का होता है और उसके बाद कान का होता है। हम अपनी सामान्य बातचीत में इसी का प्रयोग करते हैं। जब वक्ता बोलता है और श्रोता सुनता है तभी विचारों का आदान प्रदान होता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर कि भाषा शब्द बना कैसे है। यह संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका सीधा सा अर्थ होता है वाणी या बोलना। लेकिन ध्यान रहे, मुख से सिर्फ कोई भी आवाज निकालना भाषा नहीं है। पशु पक्षी भी आवाज निकालते हैं। पक्षी में हुआ मैना, गौरैया, पशु में हुआ बकरी, गाय, बैल, भैंस, या आपने अपने आसपास देखा होगा पशु पक्षियों को जो आवाजें निकालते हैं। और छोटा बच्चा भी होता है, आपके घर में छोटा बच्चा होगा या जिसके घर में छोटा सा बच्चा होगा, वो भी रोता है या आवाजें निकालता है, पर उसे हम व्याकरण में भाषा नहीं कहते। भाषा तब बनती है जब बच्चा अपनी माँ और परिवार से सार्थक ध्वनियां और छोटे छोटे वाक्य बोलना सीखता है। यानी भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है जिसका एक निश्चित अर्थ और व्याकरण की व्यवस्था होती है। एग्जाम के लिए सीधे सीधे यह परिभाषा नोट कर लीजिए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं भाषा के रूपों की। जैसे कहा जाता है ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जिस तरह हरि के कई रूप हैं, श्री कृष्ण के कई रूप हैं, उसी तरह श्री कृष्ण की कई कहानियां भी हैं। वैसी भाषा के भी कई रूप होते हैं। भाषा इंसान के विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का एक जरिया है। इसीलिए हम इंसान जितने तरीकों से सोचते हैं और बातें करते हैं, भाषा उतने ही रूप बदल लेती है। एक डॉक्टर, वकील, किसान या मजदूर की कामकाजी भाषा में थोड़ा अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप देखते हैं उसका टोन, एक लहजा होता है, बोलने का तरीका होता है। जब वकील के पास आप जाते हैं किसी केस के मामले में, या कोई आपको जमीन से रिलेटेड चीजें होती है या डिवोर्स से रिलेटेड होती है, तो उसके बात करने का तरीका आप देखेंगे वो अलग ही होता है। और किसान से जब आप बात करेंगे, मिलेंगे, तो किसान की बात करने का एक टोन अलग होता है, मजदूर की एक अलग टोन होता है। यहाँ तक कि आप खुद ऑब्जर्व किए होंगे अपने घर में कि आप अलग तरीके से बोलते हैं, ऑफिस में अलग और बाजार में अलग। तो चलिए इसके 5 प्रमुख रूपों को एक एक करके समझते हैं। पहला रूप है मानक भाषा। यह भाषा का सबसे शुद्ध, आदर्श और व्याकरण के नियमों में बंधा हुआ रूप होता है। इसे टकसली भाषा भी कहते हैं। टकसली का मतलब होता है ऑथेंटिक, प्रमाणिक। यह नाम परीक्षा के लिए याद रखिएगा, टकसली भाषा। कोई भाषा पहले एक छोटी सी बोली होती है जो घर परिवार तक सीमित होती है, लेकिन जब समाज आगे बढ़ता है तो भाषा का क्षेत्र बढ़ता जाता है और उसे एक व्यवस्थित रूप की जरूरत होती है। फिर वही भाषा एजुकेशन, अदालत, सरकारी दफ्तरों, समाचार पत्रों और साहित्य में जिस स्वीकृत रूप का प्रयोग किया जाता है उसे ही मानक भाषा कहते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू आदि। दूसरा रूप है राष्ट्रभाषा। जब कोई भाषा इतनी लोकप्रिय हो जाए कि वह पूरे देश की पहचान बन जाए और लोगों के दिल से जुड़ जाए तो उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। लोग इसे राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान की तरह ही सम्मान देते हैं। जैसे चीन की मंदारिन, जर्मनी की जर्मन, फ्रांस की फ्रेंच, ब्रिटेन की अंग्रेजी। लेकिन जिन देशों में कई भाषाएं बोली जाती हैं वहाँ राष्ट्रभाषा का रूप कानूनी तौर पर थोड़ा अलग हो सकता है। भारत जैसे बड़े और बहुभाषी देश में जहाँ बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, धीरे धीरे जब कोई एक भाषा पूरे देश में व्यापक रूप से फैलती है तो वह संपर्क का मुख्य माध्यम बन जाती है। जैसे हमारे देश में हिंदी पूरे देश में संपर्क का सबसे बड़ा माध्यम है
आजादी के आंदोलन के समय महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में आगे बढ़ाने पर बहुत बल दिया। तीसरा और परीक्षा का सबसे पसंदीदा टॉपिक, राजभाषा। सीधे शब्दों में कहें तो देश के सरकारी कामकाज की भाषा, यानी संसद, सरकारी दफ्तरों और अदालतों में जिस भाषा में काम होता है उसे राजभाषा कहते हैं। पुराने समय में राजा महाराजाओं के समय से दरबारी भाषा कहा जाता था। अब जो बताने जा रहा हूँ उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए। भारत के संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसीलिए हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। संविधान का अनुच्छेद 343 कहता है कि हमारे देश की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। शुरुआत में यह तय था कि अंग्रेजी का प्रयोग सिर्फ 15 सालों के लिए होगा, अर्थात 1965 तक। लेकिन गैर हिंदी राज्यों की मांग और प्रशासनिक सहूलियत के लिए इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। इसीलिए आज अंग्रेजी हमारी सह राजभाषा के रूप में काम कर रही है। चौथा रूप है संपर्क भाषा। भाषा बातचीत का साधन है, ये आप तो जानते ही हैं। हम घर से लेकर देश विदेश तक अलग अलग जगहों पर भाषा का उपयोग करते हैं। घर में अपनी बोली बोलते हैं, अपने राज्य में क्षेत्रीय भाषाएं, और अलग अलग राज्यों के लोगों से बात करने के लिए ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं जो दोनों को समझ में आए। ऐसी भाषा को संपर्क भाषा कहते हैं। जब अलग अलग भाषा बोलने वाले दो लोग आपस में बात करने के लिए किसी तीसरी भाषा का सहारा लेते हैं तो उसे संपर्क भाषा कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक गुजराती व्यक्ति और एक बंगाली व्यक्ति आपस में मिले और दोनों को एक दूसरे की भाषा नहीं आती, तो वे या तो हिंदी में बात करेंगे या अंग्रेजी में। भारत में हिंदी और अंग्रेजी दोनों संपर्क भाषा है, लेकिन हमारी आम जनता सबसे ज्यादा हिंदी का ही प्रयोग करती है। पांचवा रूप है मातृभाषा। यह वह भाषा जिसे कोई बच्चा सबसे पहले अपनी माँ और अपने परिवार से सीखता है। अगर परिवार में पंजाबी बोली जाती है तो बच्चे की मातृभाषा पंजाबी होगी। कश्मीरी बोली जाती है तो कश्मीरी होगी। मातृभाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है दोस्तों, यह हमारे संस्कारों की नींव है। बच्चा दुनिया को सबसे पहले अपनी माँ की आवाज और इसी भाषा से समझना शुरू करता है। इसीलिए बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री भी कहते हैं कि बच्चे की शुरुआती पढ़ाई उसकी मातृभाषा में होना चाहिए। इसे सपनों की भाषा भी कहते हैं, क्योंकि जब हम बहुत खुश होते हैं, गुस्से में होते हैं या मन में कुछ सोच रहे होते हैं तो हम अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, दुनिया भर में इसके सम्मान के लिए हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अब अंतर समझ लीजिए, भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा तीनों रूपों में देखा जाता है। इससे कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि राष्ट्रभाषा कौन सा है, राजभाषा कौन सा और संपर्क भाषा कौन सा है। अब इसी की पहचान कराने के लिए आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। जो देश की सांस्कृतिक पहचान बने वह राष्ट्रभाषा है, जो सरकारी कामकाज की भाषा वह राजभाषा है, जो लोगों के आपस में बातचीत की भाषा वह संपर्क भाषा है,